आज हम बात कर रहे हैं असम की, जहां की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आया है जो सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है। ये आने वाले कई सालों के लिए राज्य का भविष्य लिख सकता है। चलिए समझते हैं उस रणनीति को जो असम के चुनावी नक्शे को ही नए सिरे से बना रही है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 26, ये बस एक आंकड़ा नहीं है। असम में अब सिर्फ 26 ऐसी सीटें बची हैं जहां मुस्लिम वोटर्स नतीजों पर असर डाल सकते हैं। और जानते हैं पहले ये नंबर क्या था? 41। जी हाँ, 41 से सीधे 26। मतलब एक ही झटके में 15 सीटों का पूरा सियासी गणित ही बदल गया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आज हम इसी पूरी कहानी की पर्दे खोलेंगे, देखेंगे कि आखिर ये चुनावी नक्शा बदला कैसे गया। वो कौन सी भाषा है जिसका इस्तेमाल माहौल बनाने के लिए हो रहा है? इस चक्रव्यूह में विपक्ष कहाँ फंसा है? और सबसे जरूरी, मतदाता इस पर क्या सोच रहे हैं? और इन सब का 2026 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? चलिए सबसे पहले उस एक कदम को समझते हैं जहाँ से ये सारा खेल शुरू हुआ। ये था चुनावी सीमाओं को यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिर से तय करना। और यही वो पहला कदम था जिसने असम की राजनीति की पूरी दिशा ही मोड़ दी। देखिए, परिसीमन, जिसे डिलिमिटेशन भी कहते हैं, ये अपने आप में एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आबादी बदलती है तो सीटों की सीमाएं भी बदलती हैं। लेकिन असम में 2023 में जो परिसीमन हुआ वो इतना विवादास्पद क्यों बन गया? बात प्रक्रिया की नहीं, उसके पीछे की मंशा की है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद कहानी बताते हैं। इस एक एक्सरसाइज ने उन सीटों की संख्या को बहुत सोच समझकर कम कर दिया जहां मुस्लिम समुदाय नतीजों को प्रभावित कर सकता था। आपको पता है, ये समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 34% है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटें लगभग 30 से घटकर 23 रह गईं और मुस्लिम प्रभावित सीटें तो 41 से सीधे 26 पर आ गईं। लेकिन ये कहानी सिर्फ नक्शे बदलने तक ही सीमित नहीं थी। इस बड़े ढांचागत बदलाव के साथ साथ एक बहुत ही तेज और टारगेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी चल रही थी, जिसके केंद्र में थे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। और इसने, कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ वे बंगाली बोलने वाले मियां मुसलमानों को एक सांस्कृतिक और राजनीतिक खतरे के तौर पर पेश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो स्वदेशी यानी असमीज मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। साफ है, ये मुस्लिम समुदाय के अंदर ही एक लकीर खींचने की कोशिश है। बात यही नहीं रुकती। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम जीवन के अलग अलग पहलुओं को एक खतरे की तरह दिखाने के लिए जिहाद शब्द की पूरी एक डिक्शनरी ही बना दी है। लव जिहाद से लेकर वोट जिहाद और लैंड जिहाद तक हर चीज को एक बड़े खतरे की तरह पेश किया जाता है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। मुख्यमंत्री का ये बयान देखिए, ये उन्होंने असम विधानसभा में दिया। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये एक खुली राजनीतिक घोषणा है। और ये आक्रामक बयानबाजी सिर्फ भाषणों तक ही नहीं रही, सोशल मीडिया पर इसे और भी ज्यादा हवा दी गई। यहाँ तक कि AI से बने वीडियो का भी इस्तेमाल हुआ। इन वीडियो में दिखाया गया कि कैसे राज्य पर अवैध अप्रवासियों का कब्जा हो रहा है। हालांकि बाद में जब हंगामा हुआ तो इन वीडियोस को हटा दिया गया, पर तब तक जो संदेश जाना था वो जा चुका था। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस पूरे माहौल में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है यानी कांग्रेस, वो क्या कर रही है? सच तो यह है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई है। कांग्रेस और AIUDF के रिश्तों का इतिहास थोड़ा पेचीदा रहा है। 2016 में जब दोनों अलग अलग लड़े तो बीजेपी विरोधी वोट बट गया। 2021 में साथ आए तो भी हार गए। मतलब ये एक ऐसा फैसला है जिसे सही लेना उनके लिए करो या मरो जैसा है। तो कांग्रेस की हालत एक क्लासिक Catch-22 वाली है। अगर वो AIUDF से हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी उन पर मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा लगा देती है, और अगर वो अकेले लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ जाता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। मतलब दोनों ही तरफ एक बड़ा सियासी खतरा है। तो फिर इन तमाम सियासी दबावों और ध्रुवीकरण की कोशिशों के बीच मुस्लिम मतदाता क्या कर रहा है? उसने बैलेट बॉक्स पर यानी वोट देकर क्या जवाब दिया है? 2024 के लोकसभा चुनावों ने एक बहुत साफ संकेत दिया, खास तौर पर धुबरी सीट पर। यहाँ मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस उम्मीदवार को 10 लाख से भी ज्यादा वोटों की ऐतिहासिक अंतर से जिताया। ये AIUDF के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जो खुद को मुस्लिम हितों का अकेला दावेदार मानती थी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद पंचायत चुनावों में बीजेपी ने कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में सबको चौंकाते हुए जीत हासिल की। ये दिखाता है
कि राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति की जमीन अलग-अलग है और शायद कांग्रेस की पकड़ जमीनी स्तर पर अभी भी उतनी मजबूत नहीं है। इस माहौल में समुदाय के अंदर एक ही भावना सबसे मजबूत है, कौम बचाओ, यानी समुदाय को बचाओ। और इस लड़ाई में उन्हें लगता है कि कांग्रेस ही वो ढाल है जो उन्हें हिमंत बिस्वा शर्मा के आक्रामक रुख से बचा सकती है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कैसी तस्वीर बन रही है। यहाँ एक बहुत सोची समझी राजनीतिक इंजीनियरिंग काम कर रही है। अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक 3 स्टेप का फॉर्मूला बिल्कुल साफ नजर आता है। पहला, परिसीमन के जरिए सीटों की सीमाओं को बदलो। दूसरा, मुस्लिम खतरे की बात करके नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ो। और तीसरा, ये पक्का करो कि विपक्ष हमेशा बटा रहे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि नक्शे को बदलना सिर्फ एक चुनाव जीतने की तरकीब नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक सच्चाई बना देता है जो आने वाले कई सालों तक असर डालेगी। ये एक तरह का स्थायी बदलाव है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब चुनावी नक्शों को इस तरह से बदला जाता है तो वोट देने की असली ताकत किसके हाथ में होती है? क्या ये वोट देने वाले के हाथ में है या फिर उसके हाथ में जो उस नक्शे को बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।